In this video, we will discuss Calder's model of trade cycle. Nicholas Calder built his model of trade cycle in his article A Model of the Trade Cycle in 1940. कैल्डर ने 1940 में एक आर्टिकल लिखा ए मॉडल ऑफ द ट्रेड साइकिल. उसमें उन्होंने ये मॉडल दिया है. अकॉर्डिंग टू कैल्डर्स मॉडल, it is the difference between ex-ante saving and investment that leads to a cycle. कैल्डर के अकॉर्डिंग जो ex-ante saving एंड ex-ante इन्वेस्टमेंट में आपस में जो डिफरेंस है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल. ये जो ex-ante सेविंग होता है, these are two words. One is the ex-ante, the other word is ex-post. Ex-ante means planned, जो हमने सोचा है कि इन्वेस्टमेंट करना है. ex-post means realized, जो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट हुआ है. दिस इज अबाउट प्लानिंग, अबाउट प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो इन दोनों का जो गैप है, डिफरेंस है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल. Calder shows the stability and instability conditions in the form of linear diagrams, though the cycle is only possible when I and S are non-linear. तो कैल्डर के अकॉर्डिंग जो I and S है, ये ऐसा होता है. This is I, this is S, and these are non-linear. Non-linear means they are not straight lines. तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस दी हैं, स्ट्रेट लाइन देने का जो कारण है, दिस इज मेनली टू शो, टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी कंडीशंस. कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, ये चीज़ समझाने के लिए. आई एंड एस पहले लीनियर दिया है, लाइन, सीधी लाइन बनाकर, बट दिस स्ट्रेट लाइन और लीनियर आई एंड एस, दीज आर नॉट द कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल तभी बनेगा जब आई एंड एस ऐसे नॉन लीनियर होंगे. दिस इज एस, दिस इज आई, मतलब सीधी लाइन नहीं होगी. तो जब ये लीनियर नहीं होंगे, नॉन लीनियर होंगे, ओनली देन ट्रेड साइकिल विल जनरेट. तो पहले स्ट्रेट लाइन के साथ स्टेबिलिटी कंडीशन को बताया है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस लाइन इज आई, दिस लाइन इज एस. I equals to S, this is equilibrium. According to Calder, this equilibrium is unstable equilibrium. कैसे? So what is the stable and unstable equilibrium? Stable equilibrium means अगर सपोज एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, हम यहाँ से राइट चले जाएं
या लेफ़्ट चले जाएं, तो दोबारा अगर ऑटोमेटिकली विद द फोर्सेस ऑफ आई एंड एस अगर हम दोबारा सेम इक्विलिब्रियम पर आ जाएं, देन इट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद अगर सपोज हम इससे और दूर जाते रहें, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर ना वापस आएं, देन इट इज़ नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो this diagram shows unstable equilibrium. This diagram shows stable equilibrium. Let we check. For example, this point. Suppose इकॉनमी यहाँ पर है, राइट ऑफ दिस। तो अगर हम इसके राइट देखें, राइट ऑफ दिस point, I is this from this point to this point, this is I, and S is from this point to this point. तो y1 के राइट जो I है, I is greater than S, इन्वेस्टमेंट सेविंग के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन एस। तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा देन इनकम विल राइज, और इस इक्विलिब्रियम से अगर हम यहाँ पर आ गए तो और दूर जाते रहेंगे। देयरफॉर दिस इज़ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सिमिलरली इफ यू चेक लेफ्ट ऑफ दिस, इसके अगर हम लेफ्ट देखें, this is S line, this is I line। तो अगर हम इसके लेफ्ट देखें, S है यहाँ से लेकर यहाँ तक, I है यहाँ से लेकर यहाँ तक, S ऊपर है, I नीचे है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग, तो इनकम और लेफ्ट चली जाएगी, इनकम और कम हो जाएगी। इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल बन जाएगा, हम दोबारा इस पोजीशन पर नहीं आएंगे। मतलब एक बार अगर हम इसके राइट गए या लेफ्ट गए, देन जो फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस, वो इसको और दूर राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स ले जाएंगे। सो दिस विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ यू चेक हेयर इन दिस पोजीशन एट E1, this is stable equilibrium, because right of this, if you check, S is greater than I, तो S है वो I के ऊपर है, and I is less than S, I कम है तो इनकम जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम इस साइड हैं तो ऑटोमेटिकली वी गो टूवर्ड्स Y1, और अगर हम इस साइड देखें, दिस इज I, दिस इज S, इन दिस साइड अगर हम थोड़ा सा भी इधर हों, I इज ग्रेटर देन S, तो I ग्रेटर देन है तो इनकम बढ़ेगी। तो अगर हम इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं, तो अपने आप ही Y1 वाली साइड आ जाएंगे। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। And if we conclude, if I greater than S, it means
Y will rise. This is the main conclusion कि अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है तो इनकम इंक्रीज होगी, एंड इफ S greater than I it means income will fall. तो ये हमने याद रखना है. More I means more income. More investment means more income. तो ये जो दोनों केस हैं, इन बोथ ऑफ दीज केसेस ट्रेड साइकिल्स डू नॉट अराइज. ट्रेड साइकिल तो नहीं पैदा होगा इनसे. Thus Calder is in favor of non-linear saving investment functions. जो कैल्डर ने बनाए हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग फंक्शन, वो नॉन लीनियर बनाए हैं टू जनरेट द ट्रेड साइकिल, क्योंकि लीनियर के साथ ट्रेड साइकिल नहीं बनता. द फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन. जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो नॉन लीनियर क्यों है? अकॉर्डिंग टू केन्स, जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है दैट विल बी लाइक दिस शेप, एस टाइप यू कैन से. वाई? द डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, that is MPI, marginal propensity to invest, or you can say change in I due to change in Y, is very low at low levels of income. अगर हम low level of income देखें, suppose these are the low levels of income, then change in I, suppose this is 1 unit, add the same difference, suppose this is second unit of Y, and if you check the change in I from this point to this point, this is the change in Y and this is the change in I. What we see that change in I, this is change in Y, change in I due to change in Y is very low. This is very low. अब इनकम में जो चेंज हुआ वो इतना ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ वो बहुत थोड़ा है. इज़ वेरी लो एट लो लेवल्स ऑफ इनकम. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इनकम कम है, जब जिस टाइम इनकम कम है उस टाइम क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा. इनकम यू कैन से आउटपुट आल्सो. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस कैपेसिटी. अब देखो, इनकम कम है मीन्स आउटपुट हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारी फर्म है उसके पास जो कैपिटल स्टॉक है, एसेट है, मशीनरी है, वो ज़्यादा है, बट वी आर प्रोड्यूसिंग लो लेवल ऑफ इनकम. इसलिए जब हमें थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट करना है, नो नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एट लार्ज स्केल. तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है. Will not permit any inducement to the entrepreneurs for undertaking new investment. During the middle range, अगर हम ये middle range देखें from this point to suppose this point,
एज कैपिटल स्टॉक इज डी अकोमुलेटेड, मतलब जैसे जैसे हम इनकम ज़्यादा करेंगे, इट मीन्स जैसे जैसे हम आउटपुट करेंगे और ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा आउटपुट करेंगे, तो जो भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक है वो काम में आना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डी अकोमुलेट हो जाएगा। द प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रॉफिट्स इंक्रीज, तो जैसे ही हम आगे को जा रहे हैं प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट्स, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ जाएंगे। एंड द एंटरप्रेन्योर्स विल लाइक टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी और हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चेंज इन, अगर हम सिमिलर यूनिट्स लगाएं तो जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है तो आप देखो ये पहले से ज़्यादा है, चेंज इन आई with similar units. And if you check at high level of income again, अगर हम और एक यूनिट लगाएं and this is up to middle range, और अगर एक और यूनिट लगाएं again the delta I, again it falls, or you can say very small. तो हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगेन जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एज फुल एम्प्लॉयमेंट इज अप्रोच्ड, जैसे ही हम आउटपुट ज़्यादा करेंगे इट मीन्स वी आर मूविंग टुवार्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। द अपीयरेंस ऑफ बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स अपीयरेंस मीन्स जैसे जैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होने शुरू हो गए हैं फुली, तो एग्जॉस्ट होने शुरू हो गए हैं। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो राइजिंग, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल गुड्स की और आउटपुट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करते करते जैसे जैसे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, स्केर्सिटी हो जाएगी, उनकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, दैट विल राइज द कैपिटल कॉस्ट। एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन बोरोइंग, तो बोरो भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। विल इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, तो कुछ धीरे धीरे हो जाना। क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा? दिस विल रिड्यूस द चेंज इन आई ड्यू टू चेंज इन वाई। So one conclusion is that in this chapter the investment curve will be S type. Now saving function, non-linear saving function as given by Calder. सेविंग फंक्शन ऐसा होगा, और यू कैन से इनवर्स एस टाइप,
क्यों होगा ऐसा? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन एस ड्यू टू चेंज इन वाई, इनकम के चेंज होने से सेविंग में चेंज, is likely to be relatively large both for low and high levels of activity compared with its normal level। तो अगर हम ऊपर की तरह इसके यूनिट्स लगाएं, सिमिलर यूनिट्स, now you will find that both for low and high level of activity, मतलब high low level of income suppose and at high level of income, अगर हम देखें तो जो चेंज इन सेविंग है वो इतना है, दिस इज चेंज इन एस एट लो लेवल ऑफ इनकम। और अगर हम हाई लेवल पे देखें, सपोज एट दिस पॉइंट, दिस इज चेंज इन एस एट हाई लेवल ऑफ इनकम। तो लो लेवल के ऊपर भी और हाई लेवल के ऊपर भी जो चेंज इन एस है ड्यू टू चेंज इन वाई, दैट इज रिलेटिवली लार्ज। अगर हम मिडिल रेंज में देखें, एक ये पॉइंट है, इससे यहाँ तक देखो, फ्रॉम दिस टू दिस, अगर हम इसको देखें तो चेंज इन वाई है दिस मच, चेंज इन एस है ओनली दिस मच, तो चेंज इन एस थोड़ा है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ चेंज इन वाई, सपोज दिस एरिया, and this is change in y, change in s is very small, this is normal range of the income। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एंड हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो चेंज इन एस है वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू नॉर्मल रेंज ऑफ इनकम। यहाँ पे चेंज इन एस कम है। तो क्यों है ऐसे? एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, अगर हम लो लेवल ऑफ इनकम पे देखें, सेविंग्स विल बी ग्रेटली डिप्लीटेड। तो लो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा, जो अगर हम सोचो अगर इनकम हमारी लो है तो हम अपनी कंजम्पशन करने के लिए जो सेविंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स विल बी ग्रेटली डिप्लीटेड, तो बहुत ज़्यादा सेविंग यूज़ करनी होगी। एंड में इवन बी नेगेटिव, तो अगर हम इसके और नीचे आ जाएं, इसको कर्व को, एस कर्व को अगर हम और नीचे तक ले आएं तो इट मे बी नेगेटिव आल्सो, क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम है, हमें बोरो भी करना पड़ सकता है। जब हम बोरो करेंगे इट मीन्स वी आर डिस सेविंग नॉट सेविंग, और ये बन जाएगी हमारी नेगेटिव सेविंग। तो इवन इट मे बी नेगेटिव, सो दैट व्हेन एक्सपेंशन स्टार्ट्स, तो जैसे ही एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली लार्ज। तो ये जैसे जैसे एक्सपेंशन स्टार्ट होगी तो ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आके फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ड्यूरिंग द मिडल रेंज ऑफ इनकम सेविंग्स विल इंक्रीज एट नॉर्मल रेट। मिडिल रेंज में सेविंग नॉर्मल इंक्रीज होगी। एट वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखें, पीपल आर लाइकली टू सेव अ हायर अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा हाई इनकम जब हो जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक विराट कोहली, उन लोगों की जो इनकम है बहुत ज़्यादा है, देन दे विल सेव द मोर अमाउंट। So at high level of income, the saving will be
higher. Here at high level of income, income is also redistributed in favor of recipients of profits. तो जैसे ही आउटपुट ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, इट मीन्स जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम की, वो फर्म के ओनर्स जो हैं उनको ज़्यादा शेयर मिल जाएगा ड्यू टू द प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस रिलेटिवली टू वेजेस. तो जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा होगा, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, ऐसे. तो व्हाट आर आवर मेन कंक्लूजन्स? दैट इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू कैल्डर, investment function is S type and saving function is inverse S type. Now explanation. By drawing both the diagrams together, अगर हम सेविंग की लाइन एंड आई की लाइन, आई एस टाइप, सेविंग इनवर्स एस टाइप, अगर हम दोनों को इकट्ठा बनाएं टुगेदर, वी विल फाइंड अ केस ऑफ मल्टीपल इक्विलिब्रियम. तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम बन जाएंगे. जैसे यहाँ 3 इक्विलिब्रियम है, आई इक्वल्स टू एस है. इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफिनाइट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जब होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे एक्सपेंशन होगा, तो ये ऊपर तक ही जाता रहेगा इनफिनाइट, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई. ऐसे ही अगर ये ऊपर तक इनफिनाइटली नहीं जा सकेगा, इट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये नीचे को आएगा. ऐसे ही अगर ये नीचे को आते 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 इनफिनाइट नहीं जा सकता, इट मीन्स तो फिर यहाँ पे ये फिनाइट होगा तो कहीं ना कहीं से आके ये ऊपर को जाएगा. तो ऐसे ट्रेड साइकिल जनरेट होगा. देखो, इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफिनाइट एक्सपेंशन, मतलब जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, इनफिनाइट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से टर्न करेगा. एंड कॉन्ट्रैक्शन. इन द डायग्राम ए एंड बी आर द स्टेबल पोजिशंस. ये ए एंड बी इक्विलिब्रियम हैं, दीज आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम्स. एंड सी जो है, दिस इज अनस्टेबल पोजिशन. सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं.
This is suppose income, this is investment and saving, I and S. We found in the previous discussion that investment curve is S type. Suppose this is the investment curve I. You note a point that जो investment curve है at each and every point it should be positive, nor horizontal nor negatively sloped. तो ये पॉजिटिव स्लोप ही होना चाहिए, बोथ कर्व्स आई एंड एस. पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप या हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी पॉजिटिवली स्लोप्ड. दिस इज कर्व आई. Now suppose S curve. This is I S type. S is inverse S curve, saving. Suppose this is the saving curve. इसको हम थोड़ा कंट्रास्ट बना लेते हैं. सपोज ब्राउन कर्व is saving. Sorry, brown curve is saving. And black curve is investment. Let me draw it again. Income, investment and saving. Investment curve is S-type. Suppose this is investment curve. Saving curve is suppose inverse S-type. This is the saving curve. What we see that the points A, and B, these A and B points are the stable position or stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जैसे हमने पहले देखा कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम से सपोज इट इज y1 थोड़ा लेफ्ट हो, सपोज इससे लेफ्ट हो, I हमारी ब्लैक जो है वो I है, I ग्रेटर देन S, I ऊपर है तो अपने आप ही हम इसके अगर लेफ्ट होंगे तो राइट आ जाएंगे, y1 पे आ जाएंगे. एंड इफ यू आर
ऑन द राइट हैंड साइड, अगर हम इनके राइट हैंड साइड पे हैं तो आई लेस देन एस, आई कम है तो अपने आप ही लेफ्ट आ जाएंगे, वाई वन पे आ जाएंगे. इट मीन्स ए इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड इफ यू चेक एट बी, at B, suppose this is y3. at B अगर हम इसके लेफ्ट देखें, लेफ्ट ऑफ y3, अगेन I ग्रेटर देन S, I जो है वो ऊपर है, I ग्रेटर देन S. अगर हम इस साइड पे हैं तो अपने आप ही राइट जाएंगे और इनकम y3 पे आ जाएगी. और अगर हम इसके राइट हैं, इस साइड पे हैं, तो I लेस देन S, तो इनकम कम हो जाएगी, y3 पर आ जाएगी. A and B are stable positions of equilibrium. एंड अगर हम C पॉइंट को देखें, सपोज दिस पॉइंट C, suppose it is y2. C point is an unstable equilibrium position. ये अनस्टेबल है क्योंकि अगर हम इसके लेफ्ट हैं तो लेफ्ट ही जाते रहेंगे, अगर राइट हैं तो राइट ही जाते रहेंगे. देखो, अगर हम इसके लेफ्ट हों, इसके लेफ्ट में क्या है, आई लेस देन एस, इनकम और कम हो जाएगी. एंड इफ यू आर ऑन द राइट साइड, आई ग्रेटर देन एस, तो इनकम और ज़्यादा राइट हो जाएगी. सी है अनस्टेबल पोजीशन. इफ टू स्टार्ट विथ इनकम इज y2, अगर हम स्टार्टिंग में देखें, सपोज इनकम है y2, दिस वन, इनकम इज दिस y2. A slight fall in income, अगर थोड़ी सी भी किसी तरीके से इनकम कम हो जाए, सपोज हम यहाँ से इस साइड आ जाएं, तो क्या होगा, इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ से इधर को आए, आई कम है तो ये इधर को ही आते रहेंगे हम, until stable equilibrium y1 is reached, जब तक हम y1 पर नहीं आते. तो ये होगा हमारा ट्रेड साइकिल का कॉन्ट्रैक्शन फेज. मतलब जो y2 इनकम है वो ऐसे कम होगी, ये y2 लेवल है सपोज, तो कम होगी, कम होके ये y1 तक आ जाएगी. ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फेज बनेगा. Similarly, if a slight disturbance, suppose कुछ हो गया, थोड़ा सा हम राइट आ गए y2 से, तो अगर हम राइट आ गए थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो क्या होगा, इट विल कॉज इनकम टू राइज अबव y2. A process of expansion will be initiated. तो हम राइट ही जाते रहेंगे क्योंकि आई ज़्यादा है. कब तक, until we reached at y3. तो ये होगा हमारा एक्सपेंशन फेज. तो सपोज दिस इज y2, तो y2 से हम जब ऊपर को जाएंगे तो y3 तक चलते रहेंगे. ऐसे ट्रेड साइकिल बनेगा. इनकम कम होगी, फिर यहाँ से अगर इधर को हैं तो इनकम ज़्यादा होगी. तो
जब इनकम कम हो गई ऐसे जाएंगे तो ये नहीं कि कम होती जाएगी, ए पे आके रुक जाएगी। ऐसे ही जब हम राइट जाएंगे तो ये नहीं कि इन्फिनाइट जाते रहेंगे, बी पर आके रुक जाएंगे। ये हमने बनाया है। रिमेंबर, पॉइंट्स ए एंड बी आर ओनली स्विच पॉइंट्स, तो इनको हम कहते हैं स्विच पॉइंट्स। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन नहीं बना, सिर्फ स्विच पॉइंट बना कि हम आते आते यहाँ पे रुक जाएंगे, जाते जाते ऊपर यहाँ पे रुक जाएंगे। Since the cycle is made up of alternating expansions and contractions, तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में तो साइकिल नहीं बनेगा, साइकिल तो ही बनेगा अगर ये इकट्ठे हों और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कंटिन्यूसली बने। To explain trade cycles, Calder assumes that these points A and B will remain stable, तो A एंड B स्टेबल रहेंगे, जिसके बीच बीच में हमारी इकॉनमी चलेगी, इनकम कम ज़्यादा। एंड इफ यू रिमेंबर हिक्सियन मॉडल, इट मीन्स दिस इज़ द लोअर लिमिट फॉर इनकम एंड दिस इज़ द अपर लिमिट दैट इज सीलिंग, तो इसके बीच बीच में जो साइकिल है वो चलेगा। तो हिक्स के मॉडल के और इस मॉडल के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि हमने हिक्स में मॉडल में जो इनकम है वो वर्टिकल लगाया, यहाँ पर लगाया टाइम, तो इनकम का ऊपर नीचे होना, वो इनकम ज़्यादा होना कम होना, यहाँ पर इनकम का लेफ़्ट राइट होना, कम ज़्यादा होना, लेफ़्ट होना कम होना, राइट होना ज़्यादा होना। A and B will remain stable only in short period. In the long run, forces gradually accumulate which sooner or later will render that particular position unstable. तो A and B जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, बट ये शॉर्ट रन में होगा। लॉन्ग रन में जो फोर्सेस हैं वो ऐसे काम करेंगी कि A एंड B को ये डिस्टर्ब कर देंगी, अनस्टेबल बना देंगी। इन मतलब जो एस है, आई है, वो ऐसे ऊपर नीचे को शिफ्ट हो जा सकते हैं कि इनकी जो टाइप है, पोजीशन है इक्विलिब्रियम की, वो चेंज हो सकती है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स पॉइंट ए विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट बी, तो ए बी की तरफ जाएगा, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंट बी विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए, बी ए की साइड आएगा, उससे फिर ट्रेड साइकिल जो है वो बनेंगे। द मेन रीजन ऑफ दिस मूवमेंट इन द अक्यूमुलेशन एंड डिक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ओवर अ बिजनेस साइकिल दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो जैसे ही ये इधर उधर चेंज होंगे तो वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज लेके आएंगे, और जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगी दैट विल जनरेट द साइक्लिकल प्रोसेस। तो अब हम ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है इसके एक्सपेंशन फेज़ को और कॉन्ट्रैक्शन फेज़ को समझते हैं। दिस इज़ द सेम डायग्राम, सिमिलर डायग्राम जो भी हमने ऊपर बनाई है। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेंशन फेज़। जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट, जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ऊपर को जा रहा है। पहले बोथ साइड ये जो बलून्स हैं वो सेम हैं, सिमिलर साइज के हैं, बट इसमें क्या हुआ, सी थोड़ा सा
राइट चला गया तो ये लेफ़्ट साइड पे बड़ा हो गया और राइट साइड पे ये छोटा रह गया। और जब सी और आगे चला गया तो ये लेफ़्ट साइड वाला ही बच गया, राइट साइड वाला डिसअपीयर हो गया। अगर हम इसको ऐसे स्टडी करें, ये वाला जो पोर्शन है, सी पॉइंट इज़ नाउ मूविंग, यू कैन सी, तो ये और बड़ा हो गया। जो राइट साइड है ये कम हो गई और स्लोली ग्रेजुअली जो राइट साइड वाला बबल है वो डिसअपीयर हो गया और लेफ्ट साइड वाला ही बच गया। दिस इज़ द मूवमेंट। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट diagram, this is second diagram and this is third diagram. Horizontal income, vertical I and S, जो फर्स्ट पार्ट है इस डायग्राम का, फर्स्ट पैनल, इन दिस पैनल both side the bubbles are same, this side and this side. इन्वेस्टमेंट फंक्शन है हमारा ब्लैक एस टाइप, दिस इज इन्वेस्टमेंट। और आई फंक्शन हमारा है ब्राउन, सॉरी सेविंग फंक्शन इज ब्राउन, दैट इज इनवर्स एस टाइप। तो हमने इसको ऐसे बनाना है कि दोनों साइड पर बराबर, ऑलमोस्ट जो बराबर हैं वो बबलिंग हो जाए, बराबर बैलून्स बन जाएं लाइक दिस। तो ये हमारा पार्ट है लेफ्ट साइड वाला। दिस इज सपोज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो यहाँ पर हम इनकम लगा रहे हैं से y1, this is suppose y2। तो फिलहाल दोनों सेम है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम, अगर हम फर्स्ट डायग्राम से देखें, सपोज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट सी, इक्विलिब्रियम है सी के ऊपर, इनकम लेवल है y1, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे हम जानते हैं ये अनस्टेबल है, बिकॉज अगर हम राइट देखें, आई ऊपर है तो हम राइट ही जाते रहेंगे, अगर लेफ़्ट देखें तो आई नीचे है तो लेफ़्ट ही आते रहेंगे। सो दिस पॉइंट इज अनस्टेबल। एन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अब हम नाउ वी आर स्टडिंग एक्सपेंशन फेज, इसलिए हम इसको
जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम राइट साइड कर रहे हैं पहले अपवर्ड। सपोज कोई इस साइड हम आगे किसी भी तरीके से कोई चेंजेस इकोनॉमी में ऐसी आई, तो इसमें जो आई है वो ग्रेटर है, विच लीड्स टू द इकोनॉमी टुवार्ड्स द एक्सपेंशन पाथ। तो हम राइट चल पड़ेंगे, एक्सपेंशन की साइड चल पड़ेंगे। एज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, जैसे ही ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जब राइट जाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेस, कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब न्यू मशीन्स लेनी या कैपेसिटी एडिशन करनी ऐसे। तो जैसे ही कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रूल, एंड इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी साइड ऐसे ही सेम टाइम पे क्या होगा, जैसे ही हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, हम राइट जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, तो उससे जो सेविंग है, सेविंग बढ़ेगी, तो सेविंग फंक्शन विल मूव अपवर्ड्स, इन्वेस्टमेंट फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और सेविंग फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होगा। अब आप इसको सोचो, सेविंग अप शिफ्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट डाउन शिफ्ट हो जाए, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, और सेविंग अप शिफ्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट डाउन शिफ्ट हो रहा है, तो ये साइड कम हो जाएगी। इसको दिखाने के लिए हमने इस डायग्राम का सेकंड पार्ट बनाया है। इन दिस डायग्राम हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये ज़्यादा हो जाए, ये छोटा हो जाए। तो लेफ्ट साइड वाला हमने हिस्सा ज़्यादा रखना है, आई, ये वाला हिस्सा हमने ज़्यादा रखना है, राइट साइड वाला कम करना है। सपोज दिस इज एस। तो अब अगर हम देखें, जो हमारी एस कर्व है वो अप शिफ्ट हो गई और आई कर्व डाउन शिफ्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, जो सी पॉइंट है इट केम क्लोजर टू बी पॉइंट। दिस इज ए, जो सी पॉइंट है वो बी पॉइंट के क्लोज आ गया। इसको हमने लगाया हुआ था y1, इसको हमने लगाया हुआ है y2। और ऐसे ही इकॉनमी जब और आगे चलती जाएगी, एस पॉइंट अप शिफ्ट होगा, आई पॉइंट डाउन शिफ्ट होगा, और सी एंड बी बोथ विल मर्ज। तो सी पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर आके एक्सपेंशन हमारी रुक जाएगी। तो अब हमने एस को और ऊपर और आई को और नीचे शिफ्ट करना है, और ये वाला ही बच जाएगा साइड, इस साइड को हमने डिसअपीयर कर देना है। देखो, तो अब हम इसको पहले बनाएंगे, सपोज दिस इज आई कर्व, एस कर्व हमने अब ऐसे बनाना है कि ये साइड बहुत बड़ी और यहाँ पर आके ये सपोज ऐसे हो गया। तो जो लेफ्ट साइड वाला बबल है सिर्फ यही बनेगा बस, जो राइट साइड वाला था वो ख़त्म हो गया। और यू कैन से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो बी पर ही हम पहुंच गए। यू कैन ऑल्सो राइट बी प्लस सी, एंड दिस लेवल ऑफ इनकम जो हमने लिया हुआ है, सपोज इट इज y2। तो हम यहाँ पे ही पहुंच गए। दिस इज द एक्सपेंशन फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल। इसको हम कुछ ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इन
this type of the diagram. ऐसे भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलर डायग्राम है, बट इसमें क्या है, जो मूवमेंट है एस कर्व अपवर्ड शिफ्ट, आई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट, वो दिखाया है। और उससे जो ये वाली साइड जो बबल हमारा था, ये पहले इतना था दिस मच, फिर ये बड़ा हो गया, इतना हो गया, फिर ये और बड़ा हो गया। और राइट साइड पे जो बबल था पहले इतना था, वो कम हो गया, फिर डिसअपीयर हो गया एट दिस पॉइंट। इसको भी हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेम ही है इसी डायग्राम का पार्ट, इसके हमने 3 पार्ट्स बना दिए, और अब हम एक ही डायग्राम में तीनों पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। Suppose this is y, this is I and S। अब जो हमारा I कर्व है that is S टाइप, तो हमने क्या करना है, देखो हमने लेफ्ट साइड पर, अगर हम इसी को भी देखें, लेफ्ट साइड पर जो ये बबल सा है इसको हमने बड़ा करते जाना है। इसलिए लेफ्ट साइड पर जब हम ये पहले वाला बबल बनाएंगे वो पास पास बनाएंगे, छोटा बनाएंगे ऐसे, और राइट साइड वाला थोड़ा खुला बनाएंगे, बड़ा। देखो suppose this is I कर्व, I1 हम इसको लगा लेते हैं, एंड S कर्व जो है वो इनवर्स S टाइप है। सपोज दिस इज S कर्व S1। तो हमने पहले इसको छोटा बना लिया, इसको बड़ा बना लिया। अब जैसे ही हमारी एक्सप्लेनेशन थी, तो जो आई कर्व है ये डाउन शिफ्ट हो गया, सपोज इट इज I2, और जो एस कर्व है वो अप शिफ्ट हो गया, सपोज S2। अगेन जो आई कर्व है वो डाउन शिफ्ट हो गया, इसके बीच में से सपोज इट इज I3, और जो एस कर्व है वो अप शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे आके इसके टेंजेंट दिस इज S3। तो ये हमारा बन गया पॉइंट B प्लस C। दिस पॉइंट इज B प्लस C, and this is our initial C point। तो जो S वक्र है, S कर्व जो है वो अप शिफ्ट हो रहा है, और जो I कर्व है इट इज शिफ्टिंग डाउन साइड, एंड दिस इज आवर लेवल ऑफ इनकम जैसे हमने पहले लगाया था। दिस इज सपोज Y1 एंड दिस इज Y2 एंड दिस इज द एक्सपेंशन फेज, क्योंकि जो इनकम है वो ज़्यादा
हो गई। इसको आप दोबारा समझिए। अगर ये डायग्राम बनाना है तो पहले देखो, हमने इसको अप शिफ्ट करना है, इसको डाउन शिफ्ट करना है, और इसके हमने बाहर जाना है, इसके हमने अंदर आना है। तो इसको जितना पहले वालों को पास बनाओगे उतना ही बाहर जाना इजी होगा। इसको जितना पहले फर्स्ट नंबर्स को दूर बनाओगे उतना ही इसके अंदर आना इजी होगा। तो इस साइड पर जो फर्स्ट लाइंस हैं वो पास पास बनाइए, और इस साइड पर जो फर्स्ट लाइंस हैं वो दूर बनाइए, ताकि सेकंड और पास आ जाए, थर्ड और पास आ जाए। दिस वाज our expansion phase. The contraction phase we will discuss in the next video. So you must watch the next video also. Thank you.